जय हिंद दोस्तों। अभी चल रहा है रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम और अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो ये महत्वपूर्ण सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल ज़रूर आप कर लीजिएगा। इसी टाइप के सवाल अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज के क्लास का पहला प्रश्न। ध्यान से पूरा क्लास ज़रूर करिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न बहुत सिंपल सा प्रश्न है, रेशियो निकालना है आपको। किसका किसका निकालना है देख लेते हैं। यहाँ पे एक बेलन की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया गया है, हाइट भी दी गई है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात कितना होगा। अब अगर आपको मेंसुरेशन के सवालों को करने के लिए फॉर्मूला नहीं पता है तो आप सवालों में पक्का अटकने वाले हैं। इसलिए मेंसुरेशन के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, उनमें ज़्यादा तिकड़म लगाना नहीं होता है। ठीक है, जैसे यही सवाल है, कुल सरफेस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इनके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सिलेंडर है उसका CSA जो होता है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2πr × h, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरीके से अगर हम TSA की बात करें यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही आता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। साथ में ऊपर और नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है उनका भी एरिया जुड़ जाता है, यानी कि दो ठो सर्कल का और एरिया जुड़ जाएगा। तो इसमें दो सर्कल के एरिया यानी कि 2πr² और ऐड हो जाएगा। तो 2πr² जैसे ही ऐड करेंगे तो 2πr कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पर r + h। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। अब इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो कितना हो जाएगा बताइएगा यहाँ पे। तो 2π × r और यहाँ पर है r + h, है ना। तो r + h कितना होगा, रेडियस है यहाँ पर 28, ठीक है, सॉरी 20, और प्लस हाइट है यहाँ पर 8, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, है ना। इसका रेशियो किसके साथ चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr × यहाँ पर h, और h है कितना यहाँ पे 8 के बराबर है। अब यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका 20 8 28 और यहाँ हो जाएगा आपका 8। तो मतलब अब 4 से काटेंगे तो 7 चौके 28 और 4 दूना 8, मतलब कि 7:2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला का खेल है, फार्मूला याद है तो सवाल बड़े आराम से लग जाएगा। दोस्तों रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ज्योमेट्री का है, शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझना है इसको। बोला गया है इसमें त्रिभुज ABC में D बिंदु AB पर इस प्रकार स्थित है कि BD 5 है और DA 14 सेंटीमीटर है। D से AC के समानांतर एक रेखा DE खींची गई है जो BC को E पर काटती है। त्रिभुज ABC और समलंब चतुर्भुज ADEC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें चाहिए, है ना। तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। यहाँ पर ये हमारे पास ट्रायंगल बना दिया गया। इसमें बोला गया है कि D जो है AC के समानांतर, तो AC के समानांतर अगर बोला है तो आप यहाँ पे A मान लीजिए और यहाँ पे C मान लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के समानांतर एक रेखा खींचनी है, तो ये A है, ये C है, तो ये आपका पक्का यहाँ पर B हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब AB पर बोला है ना, AB पर एक बिंदु D है, तो AB पर यहाँ पे हम एक पॉइंट D मान लेते हैं, ये हमारा D हो गया। और AC के समानांतर DE खींचना है, तो D से E आप ऐसे खींच लीजिए जो कि AC के समानांतर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपका E हो गया। अब बोला गया कि BD जो है 5 है, तो ये हिस्सा 5 सेंटीमीटर है और DA जो है ये आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें बोला कि इस वाले का एरिया यानी A1 इसको कह लीजिए A1, है ना, और इसको कह लीजिए A2, इन दोनों का एरिया चाहिए।
ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोनों त्रिभुजों का एरिया निकाल लेंगे, है ना। दोनों त्रिभुज कौन कौन से, तो यहाँ पर एक छोटा वाला त्रिभुज जो कि BDE है और एक बड़ा वाला त्रिभुज जो कि ABC है, बड़ा वाला त्रिभुज, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों का रेशियो निकालिए, एरिया का रेशियो, ठीक है। तो A1/A कह लेते हैं, और A जो है वो आपका बड़े वाले त्रिभुज का एरिया है। बड़े वाले त्रिभुज का एरिया मतलब कि यहाँ पर A1 + A2 दोनों मिलाकर है ना। A1 + A2 दोनों मिला देंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये जो एरिया होता है दोस्तों, अब यहाँ पर बड़े ध्यान से एक चीज़ और समझिए कि BDE और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ABC, ये दोनों आपस में समरूप होंगे, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड, अब देखिए A1 क्या है, BDE का एरिया, तो BD के एरिया के करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो DB है, या फिर BD कह लीजिए, BD इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय रेशियो बड़े वाले त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज में इसके करस्पॉन्डिंग BD के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, AB हो जाएगा। तो A से B तक का टोटल लेंथ बताइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा AB इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता है। ध्यान रखिएगा, समरूप त्रिभुजों में यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स में उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब चलिए यहाँ पर BD कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर और डिवाइड बाई AB कितना होगा, तो AB यहाँ पर होगा दोस्तों 5 + 14, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो 5 + 14 होगा, यानी कि 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 19 और इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ये हुआ 25 और डिवाइड बाई 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, 361 हो गया। लेकिन हमें ये एरिया तो चाहिए नहीं, है ना। हमें किसका रेशियो चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज ABC इसका एरिया और समलंब चतुर्भुज का एरिया। तो त्रिभुज ABC का एरिया कौन हुआ, त्रिभुज ABC का एरिया तो A ही है, A हमने माना है जो कि A1 + A2 है। तो A रेशियो समलंब चतुर्भुज ADEC इसका एरिया यानी कि A2, इन दोनों का रेशियो चाहिए यहाँ पर। तो बता लीजिए कितना होगा, A कितना है 361, है ना। अरे भाई यहाँ से देखिए ना, यहाँ से कंपेयर करिए, 361 रेशियो में है और हमें A2 निकालना है। तो A2 बताइए कैसे मिलेगा, A2 यहाँ पर मिल जाएगा, आप अगर A1 में से यहाँ पर देखिएगा, सॉरी A में से A1 को घटा लीजिए तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी होगी, A - A1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो A कितना है 361, उसमें से A1 को घटा लेंगे, A1 कितना है यहाँ पर 25 है, तो ये हो जाएगा 25। बस आपका आ गया आंसर, यानी कि 361 और डिवाइड बाई यहाँ पर 361 में से 25 घटा देंगे तो 336 आ जाएगा। यही रेशियो आएगा 361/336, जो कि ऑप्शन नंबर A में है, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। तीसरा सवाल देखिएगा, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट भर के लगने वाले हैं, ध्यान से बस समझते जाइए। एक वृत्त है C, हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में 2 जीवाएँ हैं यानी कि कॉर्ड्स AB और DE इस प्रकार हैं कि AB = BE दिया है ना। तो हम यहाँ पर एक कॉर्ड ये खींचते हैं जो कि AB है, तो B से E तक ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से बराबर कर लीजिए। चलिए, तो 2 यहाँ पर हो गए, A ये हो जाएगा B और B के बाद ये हो जाएगा E। तो D हमें कहीं ना कहीं खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं पर भी हम लोग D मान लेते हैं, मान लीजिए यहीं पर है ना, यहाँ पे आपका D हो गया। तो D से E को भी मिलाना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉर्ड हैं अपने पास, यहाँ पे बोला है ना AB और DE, C पर 2 जीवाएँ हैं, ठीक है। इसके बाद ABED एक चतुर्भुज है, तो ABED अब इसको भी मिलाना पड़ेगा हमें, इस पॉइंट को भी मिलाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें समझिएगा कि ये जो साइड है इसके बराबर है। अब बोला गया कि AE जो है और BD F बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, AE और BD, ओके, AE और BD, तो AE और BD को मिला दीजिए और AE को मिला देते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तो किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं F पॉइंट पर, ये आपका F पॉइंट हो गया। इसके बाद बोला कि यहाँ पर DBE 55 है, तो DBE ये जो साइड है ये आपका 55 है,
ध्यान से एक एक चीज़ समझते जाइएगा। और बोला कि BAE, तो BAE यानी कि ये जो साइड है, ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है ना। तो हमें निकालना है FED यानी कि ये एंगल हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक ना। बहुत बढ़िया सवाल है, चक्री चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास एक चीज़ तो पता है कि AB जो है BE के बराबर है ना। तो अगर आप ध्यान से देख पाएँ इस बड़े वाले त्रिभुज में AEB में, मतलब इस वाले त्रिभुज में अगर आप देख पाएँ तो दो साइड इक्वल हैं। दो साइड कौन कौन से, AB और BE, और इक्वल है दो साइड, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आप सभी जानते हैं कि इक्वल एंगल्स के एक ट्रायंगल के अंदर इक्वल साइड्स के सामने के एंगल बराबर होते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल एंगल्स के सामने के साइड बराबर होते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस BE साइड के सामने का एंगल कितना है, 40 डिग्री। तो इस AB साइड के सामने का एंगल यानी कि यहाँ पर जो होगा ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये आपका 40 डिग्री हो गया कि नहीं? ठीक है। अब ये अगर 40 डिग्री हो गया तो अब यहाँ पर आप ये बताइए कि ये कितना होगा। ये एंगल निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे? अब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 40 दो ठो हैं, तो 40 प्लस यहाँ पर 40 प्लस ये जो टोटल है, टोटल मतलब कि इसको अगर x मान लें तो x प्लस 55 यानी कि x प्लस 55, ये सब मिलाकर तीनों कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ से हम आपसे पूछें कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो बताइए 180 और ये 80, 40 40 80 हो गया, तो 80 उधर जाकर घट जाएगा, तो 180 माइनस 80 100 आ गया, 55 और घट जाएगा, तो 100 माइनस 55 आ जाएगा ये, है ना। यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। यहाँ पर ये जो एंगल है वो आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक सर्किल के अंदर दोस्तों सेम कॉर्ड का मतलब होता है एक ही चाप द्वारा, कॉर्ड मतलब कि जीवा, सॉरी, एक ही जीवा पर कितने भी कोण अंतरित किए जाएं परिधि पर, एक ही जीवा द्वारा कितने भी कोण परिधि पर अंतरित किए जाएं वो सभी कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम आपसे यहाँ पर कहें कि हमारे पास एक कॉर्ड AD है, ठीक है, ये हमारा कॉर्ड है ना, तो AD है। ये जो AD कॉर्ड है वो आपका दो एंगल बना रहा है सरकमफेरेंस पे, परिधि पर। कौन कौन सा? एक तो ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर, यानी कि x जो है, और सेम यहीं से यही जो कॉर्ड है एक ये वाला एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला एंगल। तो जितना एंगल यहाँ का होगा उतना ही एंगल यहाँ का होगा, यानी कि जितना x होगा उतना ही आपका ये वाला होगा, यानी कि 45 डिग्री ये भी होगा। यही आपसे पूछा गया था, 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल FED जो होगा ये भी आपका 45 डिग्री होगा। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। भले देखने में सवाल लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट के सहारे इस सवाल को बड़े आराम से लगा लिया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन का सवाल है। एक घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 432 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, घनाभ है, चारों दीवार है ना, इनका जो एरिया दिया है टोटल 432 मीटर स्क्वायर है। यदि दीवार की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है तो घनाभ के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, फर्श निकालना है, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर निकालना है। तो याद रखिएगा कि जो फर्श है, अगर आपके पास L, B और H तीनों दिए गए हैं तो जो फर्श का एरिया होता है और सीलिंग का जो एरिया होता है, सीलिंग मतलब कि छत जो होता है ऊपर का, जहाँ पे आपका फैन लगता है, उसका एरिया, फर्श और उसके जस्ट सामने का सीलिंग, इन दोनों का एरिया होता है यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लोर। याद रखिएगा, एरिया ऑफ फ्लोर, है ना, यानी कि जो फर्श है उसका एरिया होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेड्थ, LB होता है, ठीक है ना। तो यही एरिया हमें निकालना है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई का दोगुना है, यानी कि L जो है वो 2B के बराबर है यहाँ पे। अब हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में आपका आता है LB उसमें नहीं होगा, BH और HL होंगे। चारों दीवारों के क्षेत्रफल की जब बात आती है तो BH होता है, LB नहीं होता है और HL होता है, ठीक है। तो LB को छोड़कर लिख लीजिए, यानी कि 2BH और प्लस यहाँ पर 2HL,
है ना, 2HL। क्योंकि अगर हम घनाभ के 6 फेसेस का, चूँकि टोटल 6 फेसेस होते हैं, है ना, तो इसमें 6 फेसेस का अगर टोटल एरिया लिखेंगे घनाभ का तो होता है 2LB + 2BH + 2HL। और अगर हम फ्लोर का और सीलिंग का एरिया छोड़ दें, यानी कि ऊपर नीचे के एरिया छोड़ दें, तो हमारे पास BH और HL बचेंगे 2-2 ठो, ठीक है। तो ये एरिया, और ये एरिया आपको गिवन कितना है, 432 के बराबर, ठीक है। अब यहीं से लिख लीजिए। तो आप देखिए 2 तो कॉमन आ जाएगा, है ना, 2 कॉमन आ जाएगा तो BH + HL बचेगा। अच्छा, H भी कॉमन आ जाएगा, है ना, H को भी कॉमन ले लेते हैं तो B + L बचेगा। तो B हमारे पास कितना है, B हमारे पास B ही रहने दीजिए, और प्लस L कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो ये हो गया 2B आपका, = यहाँ पर 432, 432, है ना, 432 हो जाएगा। अब H की वैल्यू तो आपको गिवन है, हाइट कितनी है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, है ना। तो 8 दूना ये मिलाकर 16 हो गया, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 3B हो जाएगा, = यहाँ पे हो गया आपका 432, है ना, 432 हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो 16 × 48, 48 से इसको काट लीजिए, B की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो B पहले एक बार 16 से काटिए, है ना, तो या फिर 16 दूना 32 बचा 11, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 सत्ते, हाँ कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, हाँ ठीक है, 16 सत्ते 112, फिर 3 से इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो B की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब इसके बाद हमें L निकाल लेना है, तो L कितना हो जाएगा, 2 × B यानी कि 2 × 9, और 2 × 9 कितना होगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, हमें कौन सा एरिया निकालना था, LB निकालना था। तो L × B निकाल लीजिए। L कितना है 18, और B कितना आया है 9 आया है, 18 नहीं हो, 18 का 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 162 आ जाएगा, ठीक है। तो 162 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिएगा, किसी दिए गए वितरण के लिए माध्य दिया गया है, बहुलक दिया गया है, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके माध्यिका निकालना है, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला का उपयोग करके यहाँ पे आपको माध्यिका यानी कि मीडियन निकालना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर मॉड जो होता है यानी कि बहुलक, वो होता है 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है। ये फार्मूला आपका होता है एक एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि रिलेशन बताता है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस पर सवाल पूछा जाता है, ठीक से, है ना। चलिए, तो बहुलक आपको कितना दिया है 29.5, तो ये हो जाएगा बहुलक यानी कि 29.5 = 3 × मीडियन - 2 × मीन। मीन कितना दिया है माध्य, ये 26.2 दिया गया है ना, 26.2 दिया गया है। तो बस देख लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 29.5, है ना, और 26.2 का डबल इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि कितना होगा 52.4, है ना, कितना हो जाएगा 52.4 ही ना होगा, 26.2 का डबल, = यहाँ पे हुआ आपका 3m। इसको जोड़ के 3 से डिवाइड कर लीजिए तो मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो 4 5 ये 9 होगा, फिर पॉइंट लगा, 9 2 11, 7 2 8 1 9, 5 2 7 1 8, सॉरी, = यहाँ पर m हो जाएगा, और 3 नीचे आके डिवाइड होगा, तो 27 3 81 और 3 3 9, 27.3 आपका मीडियन आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर B में। क्लियर है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, A ने एक वस्तु x रुपये में खरीदी, उसने इसे B को 12% के हानि पर बेच दिया। B ने इसके परिवहन पर 250 रुपये खर्च किए और इसे C को 25% के लाभ पर बेच दिया। C ने इसे 1000 में खरीदा, तो x का मान कितना होगा। ओके ठीक है, देखते हैं बहुत ध्यान से, है ना, समझिएगा। उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। A ने B को बेचा, B ने कुछ खर्चा किया उस पर 250 रुपये, और C को बेच दिया 25% के लाभ पर, है ना। तो यहाँ पे C को 25% के लाभ पर बेच रहा है। अच्छा, 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पर आपका 1/4, है ना। फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो 4 के सामान को 1 के प्रॉफिट पर बेच रहा है ना। B जो है 4 के सामान को किसको बेच रहा है, 1 के प्रॉफिट यानी कि 5 रुपये में बेच रहा है C को। तो C के पास 5 रुपये का हो गया, यानी कि 5 रुपये में खरीदा होगा C ने। खरीद कितने में रहा है एक्चुअल में,
1000 में तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1000 हो गई। कितना गुना हो रहा है यहाँ पर 200 गुना हो रहा है ना, 200 गुना हो रहा है। तो ये भी आपका 200 गुना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 200 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो आया है। ठीक है, तो ये 8000 हो गया, सॉरी 800 रुपये हो गया। यानी कि बी के पास पहुँचने पर सामान कितने का हो गया, 800 रुपये का हो गया। क्लियर हो गया। अब इस 800 रुपये में यहाँ पर बी ने कितना खर्चा किया था, 250 रुपये। ठीक है, तब ना टोटल वो 800 रुपये का हुआ था, और 800 रुपये पर 25% का लाभ लेके बेच दिया था। तो ये जो 800 रुपये है ये परिवहन खर्चा मिलाने के बाद है, परिवहन खर्च जो है मिलाने के बाद का है। तो इसमें से परिवहन खर्च निकाल लीजिए, तब हमें ये पता चलेगा कि बी ने ए से कितने रुपए में ख़रीदा था, क्योंकि बी ने इस 800 रुपये में अपना भी पैसा लगाया है 250 रुपये। ठीक है, तो इसमें से हम 250 रुपये निकाल लेंगे। 800 में से 250 रुपये आप माइनस कर लीजिए, तो 250 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 550 रुपये का किसके पास बेचा गया है, बी के पास बेचा गया है। अब कह रहा है कि x रुपये में ए ने खरीदा था, उसे बी को 12% की हानि पर बेच दिया गया था। ठीक है, तो 12% की हानि, 12% की हानि का मतलब क्या हुआ, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25 है ना। यानी 25 के सामान को 3 के लॉस पर बेचा है ए ने। तो ये बताइए कि ए के पास सामान 25 रुपये का था और बी के पास कितने रुपए का हो गया, यहाँ पे बी के पास हो गया 25 - 3 यानी कि 22 रुपये का हो गया। तो 22 की वैल्यू 550 है, हमें 25 की वैल्यू चाहिए, निकल जाएगा बड़े आराम से। तो 22 की वैल्यू 550, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 550 डिवाइड बाई यहाँ पर 22, और वैल्यू किसकी निकालनी है, 25 की, यानी कि एक्स कितने रुपए में ख़रीदा था, सॉरी ए जो है कितने रुपए में ख़रीदा था, तो यानी कि 25 की वैल्यू निकालनी है। काट लीजिए, 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से आपका 50 बार में कट जाएगा, 2 से ये 25 बार में कटेगा, तो 25 × 25 यानी कि 625। 625 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। 625 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका CISI का, SI का है, ठीक ना, सिंपल इंटरेस्ट का है। बोला गया कि दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं, ठीक ना, लोन देते हैं। यहाँ पे सलील ने प्रत्येक बैंक से 4,80,000 उधार लिए, दोनों बैंक से इक्वल यहाँ पे लोन लेता है, यानी कि दोनों के लिए मूलधन बराबर हो गया, दोनों बैंकों के लिए। अब बोला गया कि 4 वर्ष के बाद सलील द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए ब्याज का अंतर बताना है, ठीक है, ब्याज का अंतर बताना है। तो अंतर जो है ब्याज का वो किस पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो दोनों का अगर मूलधन देखा जाए तो बराबर है, लेकिन अंतर सिर्फ किस में है, यहाँ पर रेट में अंतर है, और टाइम भी दोनों का बराबर है, 4-4 साल का। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देख लीजिए कि 1 साल में कितने % के ब्याज में अंतर आ रहा है, मतलब ब्याज में 1 साल में कितने % का अंतर है। तो 1 साल में कितने का अंतर होगा बताइए, यहाँ पे 3.5 और 7 में कितने का अंतर है, यहाँ पर 3.5% का अंतर है। भाई 7 में से 3.5 घटाएंगे तो 3.5% आएगा। तो 1 साल का अंतर जो निकल कर आया ब्याज में वो 3.5% का है। हमें 4 साल का चाहिए, तो 4 साल का अंतर कितना हो जाएगा, 1 साल का 3.5%, तो 4 साल का अंतर कितना होगा, 3.5 × 4, तो 3.5 का डबल 7 और 7 का डबल 14, यानी कि 14% अंतर आ गया। तो टोटल 4 साल का 14% डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें साधारण ब्याज में। किसका 14%, तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन है उसका 14%। मूलधन चूँकि दोनों का बराबर है तो किसी को भी ले लीजिए, यहाँ पे 4,80,000 हो गया, इसका 14% निकाल लेंगे हम लोग, और परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। अब आप इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए इसमें 48 में 3 छुपा हुआ है, तो 3 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं। देखिए 7 2 9 कट गया, 6 कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 6 कट गया, 6 कट गया, 7 3 से नहीं कटेगा, 6 कट गया, 8 2 10 3 से नहीं कटेगा, 8 7 15 कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पर 7 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 14 में 7 भी छुपा हुआ है, तो 7 का मल्टीपल अगर आप इसमें देखें तो 7 नहीं हो 63, ठीक है, 63 फिर कितना बचा, 5 बचा, 57 हो जाएगा। 57 7 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करके देख सकते हैं, चाहे 3 से अगर 7 से इसको काटेंगे तो 7 नहीं हो 63, बचेगा 4, 42 हो गया, 7 छक्के 42, ये ऑप्शन आपका कट रहा है 7 से भी और 3 से भी। क्लियर है, चलिए बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 14 का पहाड़ा पढ़ के। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को।
सवाल नंबर 8 देखते हैं। कार खरीदने के लिए तान्या ने 27 महीने के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतना रुपए उधार लिया, 75,000। उसने कितने ब्याज का भुगतान करना होगा? ठीक है, ब्याज हमें निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो SI का फॉर्मूला पता है ना, PRT/100। मूलधन कितना है? 75,000। तो 75,000 ये हो गया, इंटू रेट कितना है 8% का, तो 8% यानी डिवाइड बाई 100, इंटू यहाँ पर टाइम। अब टाइम को हमें, चूंकि रेट यहाँ पर क्या दिया है, वार्षिक दिया है, तो टाइम को भी हमें ईयर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो ये 27 महीने हैं। इस 27 को अगर महीने ईयर में कन्वर्ट करना चाहें, महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया जाता है। बस आ गया हमारा आंसर, है ना। देखिए 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, अब 4 से काट लीजिए 2 बार में, 2 0 2 0 ख़त्म। 9 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं क्योंकि 9 आ चुका है ऊपर, तो 9 का मल्टीपल देख सकते हैं। 5 2 7 1 8, ये 9 से नहीं कटेगा। 1 और 4 5, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 5 3 8 1 9, ये कट जाएगा। 1 3 4, ये भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है जो कि बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें बोला गया कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 7,040 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 8,000 हो जाता है। मूलधन कितना होगा? मूलधन ये मत समझिएगा 7,040 होगा, ये मिश्र धन है। 2 साल के बाद, है ना, 2 साल के बाद पैसा इतना हो जाता है और 5 साल के बाद 8,000 हो जाता है। तो बड़े आराम से इसको लगाएंगे कॉन्सेप्चुअली। कैसे? समझिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका मूलधन है। ये पैसा 2 साल के अंदर कितना हो जाता है? 2 ईयर्स में 2 साल के अंदर कितना हो जाता है? ये पैसा 7,040 रुपये हो जाता है। और यही पैसा 5 साल में कितना हो जाता है? 5 ईयर्स में कितना हो जाता है? टोटल 8,000 रुपया हो जाता है ना। अब एक बात बताइए कि जो भी बढ़ेगा वो ब्याज बढ़ेगा, हर साल ब्याज बढ़ता जाएगा, मूलधन तो फिक्स है ना। तो ये बताइए कि 3 साल, यहाँ से यहाँ का गैप कितना साल का है? 3 साल का, 3 साल का गैप है ना, क्योंकि भाई 2 साल में पैसा 7,040 रुपया हुआ, 5 साल में 8,000 रुपया हो जा रहा है। यानी कि इन 3 सालों में कितना ब्याज बना है ये बताइए। मूलधन तो फिक्स है, बढ़ेगा कौन? ब्याज। यानी 7,040 से 8,000 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 960 रुपये बढ़ रहा है, तो ये ब्याज बढ़ रहा है। यानी कि 3 साल में आपका जो ब्याज बना होगा वो कितना बना होगा? 960 रुपये। तो 3 साल का ब्याज पता चल गया, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा बताइए? 1 साल का ब्याज 3 से डिवाइड करेंगे, 320 रुपया आ जाएगा। 1 साल का ब्याज 320 रुपये आ गया, तो 2 साल का ब्याज बताइए कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साल है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 640 रुपया हो जाएगा, है ना। तब मूलधन में 640 रुपये जुड़ के आपका कितना बना है? 7,040 बना है। तब मूलधन में 640 रुपया ब्याज जुड़ के कितना बना है? 7,040 बना है ना। तो ये कितना आ जाएगा? पी आपका 7,000 में 600 घटा देंगे तो यानी कि 6400 आ जाएगा, है ना। 6400 आ जाएगा, क्योंकि 40 में से 40 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 7,000 में 600 घटा देंगे तो 6400 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 10 ये रहा आपके सामने। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 44% कम है। ठीक है भैया, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 78% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 70% कम हो जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीनों और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? चलिए देखते हैं कितना यहाँ पर चेंज आएगा। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर टीवी है। बोला गया कि भैया 44% अधिक है ना। अच्छा, 44% कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 44% कम है, तो टीवी से बोला है तो टीवी को हम 100 मानेंगे, तो ये 44 कम हो जाएगा। 44 कम हो जाएगा तो कितना आएगा? 56 आएगा, है ना। तो इनका थोड़ा सा रेशियो ले लीजिए। 4 से दोनों कटेंगे क्या? हाँ, कट जाएंगे। 4 से 14 चौके 56 और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये एक एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन की कीमत है ना। लेकिन हमें इसमें क्या बोला है? 7 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। तो 7 वॉशिंग मशीन यानी कि 7 इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 टीवी बोला है तो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये कितना बना? 50 और इधर 14। ठीक है, 14 सत्ते कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 7 चौके 28, कभी कभी दिमाग भी काम नहीं करता है, 98 हो गया। ठीक ना। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, है ना, थोड़ा सा काट भी सकते हैं। तो काटेंगे अगर तो कितना होगा? ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपको 49। ठीक है,
ये हो जाएगा। या फिर चाहे आप ना भी काटें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं काटेंगे तो फिर आसान होगा, चीज़ें मल्टीप्लाई करना आसान होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है 78% बढ़ाइए। तो वॉशिंग मशीन की कीमत जो है यहाँ पर 78% बढ़ाया जाए, ठीक है। और टीवी की जो कीमत है वो 70% कम किया जाए, तो यहाँ पे 70% कम करिए। ओवरऑल हमें चेंज निकालना है, तो ओवरऑल चेंज निकाल लीजिए, कितना होगा बताइए। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, 98 + 50 करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पे। तो एक बात आप ये बताइए कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी आएगी कि निगेटिव वाली वैल्यू बड़ी आएगी। हम कह रहे हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि 98 और 78 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 50 और 70 ही हैं, है ना। तो यूनिट डिजिट से इसको हम निपटाने का कोशिश करेंगे यहाँ पे, या फिर डिजिटल सम से। तो कितना होगा 98 × 78, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का कितना 3500, है कि नहीं, 3500 बनेगा। और डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा 9 × 5 = 14, यानी कि 148। अब इसी को सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। पहली बात तो इंक्रीज्ड बाई होगा, तो इंक्रीज्ड बाई होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। अब इसमें देखिए कि क्या हम जुगाड़ लगा सकते हैं, डीएस लगा लें, डिजिटल सम, क्योंकि नीचे का कितना आ रहा है 8 × 1 = 9, 9 × 4 = 13, 13 का मतलब 4 आ रहा है। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाता है, याद रखिएगा, 7 से यहाँ भी तो 7 से यहाँ भी हो जाएगा। तो ऊपर नीचे का तो DS 1 बन गया। अरे भैया 4 × 1 = 5, 5 और 8 = 13, 13 का मतलब हो गया 1 और 3 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 7 = 28, 28 का मतलब 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, तो नीचे 1 बन रहा है। अब ऊपर का देख लीजिए, 9 कट गया, ये 8 आ गया, ये 8 7 15 का मतलब 6, तो 6 × 8 = 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3, माइनस यहाँ देखिए 5 3 8 है ये, तो ये हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पर 7। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका होगा 13, है ना। अच्छा 3 में से 8 घटाना है, 3 में से 8 घटाना है, लेकिन ये डिजिटल सम है, ये आपका डिजिटल सम है। तो ये 13 कैसे बना होगा, जब 12 रहा होगा। अरे 12 को ही ना 1 और 2 जोड़ के 3 लिखे होंगे, तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 में से 8 घटाइए 4, तो ये बना 4 × 7, 4 7 28, 28 का मतलब यहाँ पर 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। हमारा DS 1 आना चाहिए, और 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये वाले दोनों नहीं होंगे कि 3 2 5, ये भी नहीं होगा, 2 और 4 6, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी इस टाइप के सवाल, है ना। इसमें 2 टाइप पूछे जाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग में 2 टाइप के। एक तो पूछा जाता है यहाँ पर परसेंटेज में, कि जैसे उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, है ना। परसेंट में पूछ लिया जाता है, तो परसेंट वाला निकालना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये वाला लगाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले % निकालना होता है, फिर उसके बाद अपनी वैल्यू सॉल्व करनी होती है ना, निकाल के। तो इसमें हमें रुपए में पूछा गया है, रुपए में कैसे निकालेंगे, कई सारे तरीके हैं, एक तरीका हम आपको बताते हैं, उसके बाद दूसरा भी बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो 68,500 रुपया है, वह अपनी आय में से 18.5% की बचत करता है, उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 40% की वृद्धि होती है। ये बताइए 18.5 की वैल्यू कितनी होगी, अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो 18.5 की वैल्यू कितनी होगी। तो 18 की वैल्यू कितनी होगी, 18 की वैल्यू हो जाएगी 18/100, 18/100 का मतलब यहाँ पर हो गया आपका 9/10, सॉरी 9/50 हो जाएगा, है ना। तो 9/50 हो गया, या फिर आप ऐसे देखिए ना, 18.5 को हम क्या लिखेंगे 37/2, है ना, 37/2, और यहाँ पर % का मतलब नीचे 100 आएगा, तो नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पर 37/200 हो गया। तो अपनी आय का, यानी कि ये इनकम है, 200 में से वो इतना रुपए सेव करता है, 37 रुपये सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखते हैं सेविंग, और ये दोनों मिलकर क्या बनता है, इनकम बनता है। इनकम 200 है, उसमें से वो 37 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना किया गया, 100 में से 37 घटा देंगे तो 163 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आय में 50% बढ़ा, यहाँ 50% ज़्यादा करिए, तो ये हो गया 50%। व्यय में 40% बढ़ा, तो यहाँ पर 40% प्लस होगा। यहाँ पे हमें नहीं पता है कितना होगा, यही निकालना है। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे अपना इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौके 64, मतलब कि ये आ जाएगा आपका कितना 0, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 और 4 छक्के 24, 24 एक 25 का 5 हासिल 2 और 4 एकम 4 2 6, ये हो जाएगा इतना परसेंट। और प्लस यहाँ पे हुआ 37x है ना, और इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 दूना 10 और ये आपका इतना 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, देखिए इस 10,000 में से 6,520 हम लोग घटा लेंगे, है ना। तो 10,000 में से 6,520 घटाइए, 10,000 में 6,000 घटाएंगे तो 4,000, 4,000 में 500 घटाएंगे तो 3,500, 3,500 में 20 घटाएंगे तो 3,480 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3,480 और डिवाइड बाई यहाँ पर 37 हो जाएगा, क्योंकि 37x की वैल्यू ये है। इतने परसेंट ही हमारा चेंज आएगा बचत में, और बचत में ही हमें चेंज निकालना है। तो पहली बात तो x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज जब होगा तो डिक्रीज वाले ऑप्शन नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज बाई कितना, तो इतना ही परसेंट बढ़ेगा किसका, जो हमारा इनकम होगा, इनकम का ही ना इतना सॉरी पुराने वाले बचत का, है ना, पुराने वाले बचत का इतना परसेंट आपका बढ़ जाएगा। तो पुराना वाला बचत कितना है, ये परसेंट में आएगा, ध्यान रखिएगा ये परसेंट में आएगा वैल्यू। चलिए तो हमारा पुराना वाला बचत कितना होगा, इनकम कितना है 68,500, ध्यान से देखते जाइएगा 68,500 इंटू हमारा बचत है कितना, बचत पुराना वाला 18.5%, तो ये हो जाएगा आपका 37/200। परसेंट में चेंज करें, सॉरी किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो 37 बटे ये आपका हो गया 200, है ना, ये हो गया, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये पुराना बचत है, और इसका कितना परसेंट चाहिए हमें, इतना परसेंट निकालना है, क्योंकि इतना ही परसेंट बचत में बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं, बताइए कितना परसेंट है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3480 और डिवाइड बाई यहाँ पर 37। अब ये आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 37 से 37 आपका निपट जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये भी ख़त्म हो गया, 2 से आप डिवाइड कर लीजिए इसको, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34 और ये 4 आएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, तो यूनिट डिजिट अगर लगाएंगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा, सॉरी 0 आएगा, है ना। सही किए हैं कि नहीं, अच्छा सॉरी यहाँ पे 0 हो रहा है, अच्छा ये भी 0 भी था ना, तो भी तो 0 ही आना चाहिए, और 0 कहीं पर दिया नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। अच्छा यहाँ पर एक गड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी ये है कि हमने यहाँ पे ये जो परसेंटेज था उसके लिए 2 ठो 0 नहीं लगाया है यहाँ पे, है ना। तो नीचे यहाँ पर 2 ठो 0 और आएगा दोस्तों, 2 ठो 0 और आएगा, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा। और फिर आप यहाँ पे इसमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक ना। DS अगर लगाएंगे, क्योंकि नीचे का DS तो 1 हो गया है, अब ऊपर का DS देख लीजिए कि 8 6 14 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा कि भैया 8 6 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब 1, ठीक है, क्योंकि 9 ख़त्म, और इनटू यहाँ पर देखिए 7 4 11 1 12, 12 का मतलब हो जाएगा 3, तो यहाँ पर डिजिटल सम हमारा 3 आएगा। और 3 DS किस ऑप्शन में है, आप ऑप्शन में देखिए, है ना, 3 DS कहाँ आ रहा है। तो अगर इसको देखेंगे तो 9 ख़त्म 9 ख़त्म 1 1 1, 3 इसका आएगा, ये हो सकता है। इसको भी चेक करिए, 6 7 8 9, 9 ख़त्म हो गया, यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, C इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ यहाँ पे परसेंटेज का डिवाइड बाई 100 आपको लगाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है इस सवाल को।